नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमारे झोला छाप मोदी जी चल पड़े हैं 2024 से पहले झोला भरने के लिए फ्रांस जाएंगे। फ्रांस से बहुत सारे हवाई जहाज खरीद के लाएंगे। हवाई जहाज थोड़े बहुत नहीं, 96,000 करोड़ रुपए के खरीद के ला रहे हैं। इस डील में 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का फैसला हो सकता है, डील हो सकती है। ये राफेल एम हैं, दूसरे राफेल हैं। ये राफेल उसके ऊपर होते हैं जो आपका जो विमान वाहक पोत होते हैं उनके ऊपर चलते हैं। 26 राफेल एम की डील होगी, जिसके अंदर से 22 जो है वो सिंगल सीटर होंगे यानी चलाने वाले, और बाकी जो होंगे वो होंगे डबल सीटर वाले यानी ट्रेनिंग देने के लिए। इस तरह से और सबमरीन यानी पनडुब्बी आ रही हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियां आ रही हैं। ये है खबर। और जिस राफेल की नई डील के लिए मोदी जी जा रहे हैं उनके जाने से ठीक पहले राफेल के खाते फिर खुल गए हैं। कुछ और नई चीज़ें आई हैं। आज हम समझेंगे सरल भाषा में कि ये नए आरोप क्या हैं, ये खेल क्या हैं, कहानियाँ क्या हैं और क्यों इसको लेकर इतना विवाद हो रहा है। मैं अभी आया। एक मिनट में वीडियो पाने की जो हमारी सेवा है उसके लिए हमने एक नॉकिंग न्यूज़ शॉर्ट्स करके चैनल बनाया है, जिसमें वीडियो की ड्यूरेशन होगी 1 मिनट से कम। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हुआ यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि मोदी जी वहां जा रहे हैं और नए राफेल खरीदने जा रहे हैं, और जैसे ही वो नए राफेल खरीदने जाते हैं पता चलता है कि अभी पुराने राफेल वाले खेल फिर से सामने आने शुरू हो गए। भारत में तो मामला क्लोज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्लीन चिट मिल गई है, हर तरफ से बढ़िया ही बढ़िया है, यानी डील में कुछ गड़बड़ नहीं था। लेकिन डील में जो सवाल है ना, वो आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। उनका उत्तर जब तक नहीं मिलेगा लोगों के दिमाग में कीड़ा कुलबुलाता रहेगा। लेकिन इस बार पुराने सवालों से ज़्यादा एक नई रिपोर्ट आई है, एक नई खबर आई है। एक अखबार है और उस अखबार ने मीडिया पार्ट करके अखबार है फ्रांस का, उसने ये रिपोर्ट छापी है। और ला मोंड भी एक अखबार है, वो भी वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी कवरेज कर रहा है, क्योंकि वो राफेल डील के अंदर लगे हुए हैं। उनको इसमें घोटाला दिख रहा है। तो बार बार इस घोटाले के बीच में हुआ ये है कि भारत सरकार को एक चिट्ठी भेजी गई है फ्रांस से। इस चिट्ठी में भारत सरकार से पूछा गया है कि भैया ये बताइए कि आपने जो जाँच की थी, वो जो 2 जाँचें की थी राफेल को लेकर, उसकी क्या रिपोर्ट हमको दे सकते हो। फ्रांस का कहना यह है कि उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनको परखने की ज़रूरत है, और ये जानकारियां हैं राफेल की दलाली को लेकर। राफेल घोटाले के मामले में एक दलाली का मामला हुआ था, और ये सुषेण गुप्ता नाम का एक दलाल इसमें शामिल बताया जाता है। सुषेण गुप्ता के मामले में बाकायदा जांच चल रही है, और फ्रांस की सरकार ने सुषेण गुप्ता को जो पेमेंट हुए हैं दलाली के, उनके बारे में जानकारी की दरकार बताई है, और भारत सरकार से कहा है कि आप जांच में सहयोग करें। कितना सहयोग करेगी भारत सरकार आपको पता है, चिट्ठी आएगी, ये भी आपको अंदाज़ा है। जिस देश में राफेल डील में रक्षा मंत्रालय का रोल ही पता नहीं चल पाता, सीधे पीएमओ से सारा डील होता है। जिस देश में उस देश का डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर 5 जगह कम से कम इंटरव्यू में बताता है कि इस मामले में डिफेंस मंत्रालय को पूछा ही नहीं गया था, सीधे पीएमओ ने सारा डील कर लिया था। उस मामले में वो जो ईडी ने बात की थी और सीबीआई ने जांच की थी, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो फ्रांस की अदालत को जांच की रिपोर्ट दे देंगे। आएगा, मना करें ना करें, ब्यूरोक्रेसी में उलझ जाएगा, जो भी होगा, लेकिन वहाँ से एक रिपोर्ट मांगी गई है। उसकी वजह है कि जो सुषेण गुप्ता है ना, उनको लेकर अब मसला है कि ये सुषेण गुप्ता कौन है। सुषेण गुप्ता के जो दसा एविएशन है, जो कंपनी वहाँ से हमको राफेल बेच रही थी या भेज रही थी, उसके बड़े गहरे व्यापारिक रिश्ते हैं। और इसी तरह से ये जो गुप्ता जी हैं, मैं बताऊंगा कि ये कभी मुंह नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते, क्यों इनकी पूछ दबी हुई है, इस पे हम आएंगे। लेकिन हम कुछ चीज़ें उस समय की याद कर लेते हैं जो आरोप लगे थे। एक आरोप ये लगा था कि हमारे यहाँ पे लगातार ये कहा जाता रहा कि जो डील हो रही है वो डील पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। अब आप देखिए इस डील को लेकर किस तरह से लगातार
पिक्चर बदलती रही। 3 रक्षा मंत्री बदले हैं। अरुण जेटली ने संसद में बयान दिया कि 180 विमानों की डील की जा रही है, उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी पार्टनर है जो इसके मेंटेनेंस का कामकाज देखेगी। इसके बाद में 2015 में दसा के चीफ भारत आते हैं, वही कंपनी जो रफाल बेच रही है, और वो कहते हैं कि 95% मामला फाइनल है, और 2015 फरवरी में आते हैं वो, और कहते हैं कि हमारी जो यहाँ भारत में मेंटेनेंस होगा उसका काम सरकारी की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी। और इसके बाद जो है मोदी जी की यात्रा तय हो जाती है। फ्रांस जाने वाले हैं मोदी जी, और फ्रांस जाने से 15 दिन पहले अचानक भारत में 2 कंपनियाँ, भैया 2 कंपनियाँ अगर कुछ होंगी, आप जांच करोगे मेंटेनेंस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसके बस का है कि नहीं, इसका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो ये काम कौन करेगा? ये फ्रांस की कंपनी करेगी। तो मोदी जी के जाने से पहले 2 कंपनियां डिफेंस की खड़ी हो जाती हैं अचानक। एक कंपनी के मालिक होते हैं अडानी साहब, दूसरे के अनिल अंबानी साहब। रोचक स्थिति यह है कि उसके बाद वो जाते हैं, और वहां जाने के बाद में 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि उनके ऊपर एक लंबा चौड़ा टैक्स का ड्यू चला रहा है। मोदी जी वहाँ जाते हैं, यहाँ 2 नई कंपनियाँ बनते हैं, उसके बाद मोदी जी वहाँ जाते हैं, और वहाँ पता चलता है कि अडानी जी के ऊपर 150 मिलियन यूरो का टैक्स बकाया है फ्रांस में। उनकी कोई विदेशी ऑफशोर कंपनी वगैरह थी, जो वो एक अलग कहानी है, उस पर हम जाएंगे अभी तो और फैल जाएगा। तो वो जो बकाया है वो देने को अनिल अंबानी को देना ही पड़ेगा, ऐसा फ्रांस का दबाव था। अनिल अंबानी परेशान थे, और आखिर में अनिल अंबानी, मोदी जी जाते हैं, अनिल अंबानी साथ में जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही मोदी जी लौट के आते हैं, वो जो 150 मिलियन तक पहुंच गया था टैक्स 2010 में, जिसके लिए 8 मिलियन खुद देने को तैयार थे अनिल अंबानी, और सरकार मान नहीं रही थी, वो अचानक से 10 मिलियन, 8-10 मिलियन के आसपास सेटल हो जाता है। सोचिए, और फ्रांस के अखबार ये मसले को उठा रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में 10 या 20%, 30% की छूट दी जा सकती है, इतनी लंबी छूट आपने कैसे दे दी? अनिल अंबानी को लेकर एक और विवादास्पद बयान आया था। फ्रांसवा ओलांद फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वही ओलांद जिनके साथ ऐसे हेलीकॉप्टर मुद्रा में, टाइटैनिक मुद्रा में मोदी जी का एक फ़ोटो वायरल हुआ था। वो ओलांद साहब जो हैं वो कहते हैं कि भाई साहब, हमको उन लोगों ने पूछा कि भाई आपने किस कंपनी को ये दे दिया है ठेका रफाल के मेंटेनेंस का भारत में, ये तो नई कंपनी है, मोदी जी यहाँ आए तो उससे 15 दिन पहले बनी है। तो उन्होंने कहा भाई हमको एक ही विकल्प दिया गया था। कौन सा विकल्प? अनिल अंबानी वाला। अब एक ही विकल्प दिया जा रहा है, रक्षा मंत्रालय कहीं सीन में नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पर्रिकर बोल चुके हैं, और सारा फैसला पर्रिकर का एक बयान आया था, 5 जगह इंटरव्यू छपा था, और उस इंटरव्यू में पर्रिकर ने ये कहा था कि जो कुछ फैसला हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रहा है, ना तो रक्षा मंत्रालय, ना मैं रक्षा मंत्री इसमें इन्वॉल्व हूँ। यही पर्रिकर साहब बाद में दुखी होकर चले गए थे गोवा जाने के बाद में उन्होंने वहीं से अपना जो है, उसके आपको याद होगा उनकी तबीयत अचानक ख़राब होने लग गई थी, और वो ख़राब होती ही चली गई। और उस दशा में उन्होंने ये भी कहा कि इसकी घोटाले की फाइलें मेरे पास पड़ी हुई हैं गोवा में, ये भी उनका बयान आया था कि मेरे डेस्क पे पड़ी हुई हैं। और उसके बाद में राहुल गांधी पर्रिकर से मिलने गए थे। पर्रिकर से मिलने के बाद राहुल गांधी लौट के आते हैं। उसके बाद में कुछ सिलेक्टिव खबरें, उसमें से कुछ पेपर्स द हिंदू अखबार छापता है, जिसमें घोटाले की बहुत सारी बातें सामने आती हैं। और वो पत्र ये साबित करने के लिए काफ़ी थे कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बंद लिफाफे में जो जानकारी दी है वो जानकारी गलत है, क्योंकि सरकार ने वहाँ कह दिया था कि सीएजी ने इसकी जांच कर ली है, जबकि सीएजी से उसकी जांच नहीं हुई थी। ये भी एक सच सामने आया था, और राहुल गांधी ने उसके बाद में एक बयान दे भी दिया था कि मुझे ये डॉक्यूमेंट पर्रिकर साहब ने दिए थे। उस पर उनकी आलोचना तमाम सारी हुई थी। बहरहाल पर्रिकर साहब ने साफ कहा कि डील मेरे यहाँ से नहीं हुई, रक्षा मंत्रालय से नहीं हुई, सीधे पीएमओ ने की, प्रधानमंत्री जी ने की। प्रधानमंत्री जी के जाने से पहले एक अचानक कंपनी बन जाती है, प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, उस कंपनी को उनके ऊपर जो 1/15 समझ लीजिए 7-8% में उनका टैक्स का निपटारा हो जाता है फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि भाई साहब, इसको जब देना था आपको ठेका तो इसी आदमी को देना था, हमको दूसरे को देने नहीं था, क्योंकि मोदी जी ने एक ही विकल्प दिया था। मोदी जी मतलब भारत ने एक ही विकल्प, और दूसरा वहाँ श्रीलंका याद कर लीजिए,
श्रीलंका में बिजली बोर्ड का चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच में कहता है कि साहब मुझे बुला के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी जी का प्रेशर है, इसलिए अडानी को ही पवन ऊर्जा का ठेका देना है। बांग्लादेश में भी अडानी जी को एक ठेका मिला था, सब पे वीडियो में बना चुका हूँ। झोला शब्द याद रखिए, अगर झोला उठा के जाना भी पड़े तो झोला भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप इन पूरे मामलों में जाएं तो सीधी सी बात निकल कर ये आती है कि अब नया सौदा राफेल का हो रहा है उसी कंपनी से जिसके पुराने सौदे को लेकर अभी अनगिनत सवाल हैं। लेकिन एक चीज़ मैं शुरू में आपको कह चुका हूं, वो ये है कि इस घोटाले की, लेकिन एक चीज़ पक्का मानकर चलिए, ये जो भी जानकारियाँ आपको मैंने दी हैं, ये आप मालिक हैं देश के, हम इस देश के प्रजा हैं, हमको पता होना चाहिए जर्नलिस्ट के ज़रिए जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मुझे जानकारी है वो आपसे साझा करनी थी, मैंने कर दी है। किसी प्रकार के किसी भी एक्शन की उम्मीद ना करें। देश का मीडिया अभी से राफेल एम की महानता के गीत गाने लगा है, हर तरफ वातावरण बनाया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे महान डील होने वाली है। और इस मीडिया से आप कतई उम्मीद ना करें कि ये राफेल की तरह इस मामले को उठाएगा। इस देश के विपक्ष से भी अब ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि विपक्ष इस मामले को पहले चौकीदार चोर है का नारा देकर उठा चुका है और उसके हाथ में कुछ नहीं लगा है। विपक्ष का मतलब है मुझे चुनाव जीतना है। राहुल गांधी ने उस घोटाले पर पूरी जान लगाई थी, आखिर में उनको निराशा मिली। तो अभी ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रहा सवाल जो गुप्ता जी हैं, मैंने आपको बताया था सुषेण गुप्ता क्यों मुंह नहीं खोलेंगे, तो उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। एक तरफ उनके ऊपर दलाली का आरोप है और दूसरी तरफ वो एक जगह और भी फंसे हुए हैं और ईडी ने उनकी गर्दन अपने हाथ में ली हुई है। अगर वो दाएं बाएं कुछ भी बोलेंगे, ईडी उनकी गर्दन दबा सकता है। सुषेण गुप्ता जो है उनके खिलाफ ऑलरेडी एक जांच चल रही है और वो जांच है चॉपर घोटाले की जांच। यानी सुषेण गुप्ता जो दलाल है वो चॉपर घोटाले की दलाली में फंसा हुआ है और इस मामले में अगर वो कुछ करता है तो चॉपर घोटाले में उसको 10 बार वो सोचेगा कि मुझे फंसा ना दिया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।